अभी तक पुरस्कार की घोषणा की बात आई नहीं है, लेकिन कम से कम जो यूपी एटीएस एसटीएफ का जो बेस्ट प्रैक्टिस है, इनके फोटो अगर चिपका दें, पुरस्कार की घोषणा कर दे और एक वेबसाइट पे वांछित अपराधी सूचना जनता के अंदर सूचना देगा तो भी मिलेगी, जो पकड़वाएगा उसको मिलेगी। और कौशिक घोष और महेश चंद्र साहा ये भी गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि कैश फॉर जॉब स्कैम में ये वांछित थे, अब तक ये घूरे थे। टीएमसी के ये सुजीत बोस, ये म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम में, तो आशुतोष जी आप देख रहे किस तरीके से धरपकड़ लगातार की जा रही है। और इसकी आपने देखा होगा कि शांतनु सिन्हा विश्वास के ऊपर तो कार्रवाई आपने देख ही लिया है, लेकिन इन तमाम चीजों के मद्देनजर आपने देखा होगा कि एक जेल संरक्षण गृह के ऊपर हमला किया गया, वहां पर 23 मोबाइल बरामद किए गए, लेकिन वहां के जो सुपरिंटेंडेंट और जो इंचार्ज थे उनको सस्पेंड किया गया है। मेरा एक मशवरा ये होगा कि ऐसे लोगों को जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, चाहे पुलिस में हो चाहे प्रशासन में हो, अनुच्छेद 311 और जैसा कि है कि 50 साल की सेवा या 25 साल की नौकरी जो भी कम हो, उसके अंतर्गत आप जबरिया कंपल्सरी रिटायरमेंट भी कर सकते हैं। इस प्राविधान का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल सरकार में बहुत दिनों से नहीं हुआ है। अब चूंकि शुभेंदु जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल की ये कार्रवाई शुरू कर दी है, तो इसके ऊपर भी विचार कर लें, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल कुर्बानी मांग रहा है, इसलिए ये जरूरी है कि इनके ऊपर ऐतिहासिक कार्रवाई की जाए। और अभी गिरफ्तारी का जी, शुभेंदु जी के राज्य में सर थोड़ा सा लग रहा है कि डेमोक्रेसी की भी रक्षा हो रही है। कल जो कोर्ट में जज साहब ने कहा कि हम 26 तारीख तक रोक लगाते हैं, ये चुनाव लड़ें। श्रीमान जहांपनाह जहांगीर जी ये चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता है, हम भी नहीं रोक सकते। तो इन्होंने जो दूसरा पक्ष था उनको पूछा कि भाई क्या डेमोक्रेसी की ये तकाजा है कि इनको अनुमति दी जाए कम से कम चुनाव लड़ने के लिए, आपका क्या कहना है? उन्होंने विरोध नहीं किया, कहा 26 तारीख तक रोक देते हैं गिरफ्तारी में। तो अब 26 के, इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू को भी स्टैब्लिश कर दिया। ये भी आरोप नहीं लगेगा कि देखिए शुभेंदु की सरकार आ गई और कोर्ट ने उनके इशारे पर इनको गिरफ्तार करवा दिया। देखिए, मैं दो बातें कह रहा हूं। लोकतंत्र के मूल्यों को ये शाश्वत है, पुण्य है और इसका पूरा सम्मान किया गया है इस सरकार ने, इसके लिए उनको साधुवाद। और यही नहीं, इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। उन्होंने नाजायज मदरसों के जो इमाम है उनकी जो ऑनरेडियम है उसको बंद किया। उसी के साथ जो बात प्रकाश में आ रही है, जो पुरोहितों के जो आपके अलाउंस है उनको भी बंद किया। ऐसा नहीं कि नाजायज मदरसों के उन्होंने पुरोहितों के भी जो पुजारी हैं उनके भी ऑनरेडियम को बंद किया, लेकिन इसका हाईलाइट नहीं किया गया। मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कानून की एक रूपता और लोकतंत्र के मूल्यों को प्रशस्त करने में इस सरकार ने किया है, जिसके लिए उनको साधुवाद। क्योंकि ये चीजें हमको किसी से दुश्मनी थोड़ी, हम जब हम कह रहे हैं भारत और संविधान और भारत की संविधान को जो मानने वाले हैं, हमारा कोई शत्रु थोड़ा ही है, लेकिन जो भारत का कानून न माने, बीएनएस इंप्लीमेंट न होने दे, हम ये कह देंगे ये हमारी अमानत है। नाजायज बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को आप गले लगाएं, उनके कॉस्ट पे जो टैक्स दे रहे हैं, तो प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं थी। आपने बिल्कुल सही कहा। इन सब मूल्यों को करते हुए और इन तमाम चीजों की जो धरपकड़ हो रही है उसके लिए बहुत बहुत बधाई इस सरकार को। और इसका मतलब 26 के बाद तो गिरफ्तारी होगी ना जहांपनाह की? जहांपनाह की खैरियत, मैं उनका सबका, मैं किसी की निंदा स्तुति नहीं करता हूं। मैं भगवान उनको अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन मेरी दुआ देने से नहीं होता है। आपने जो पाप कर्म किए हैं, अपनी हिफाजत के बारे में आपको फिक्रमंद होना चाहिए। गिरफ्तारी तो बड़ी छोटी चीज है। ये शाहजहां शेख, जहांगीर, इनका भविष्य मुझे साफ दिख रहा है। इनका भविष्य, भगवान करे मैं गलत हूं, क्योंकि इन्होंने जो जो हत्याकांड और जो जो किए हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश तक सुरंगें बनाई हैं, इनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनकी हिफाजत के लिए यह खुद सक्षम है अपनी हिफाजत और अपने को महफूज रखने में। इसलिए आशुतोष जी, मैं ये चाहूंगा सरकार भी इनकी हिफाजत करे, लेकिन जो वांछित है उतना ही दे, क्योंकि पहला प्राथमिकता सरकार की होती है कानून के मानने वालों और आम शहरी की सुरक्षा करे, उसके बाद कानून तोड़ने वालों की सुरक्षा उसके बाद में आती है। इन्होंने तो कानून अपने हाथ में लेकर के किया जी। अब एक बड़े युद्ध की बात मैं करूंगा सर। अब पश्चिम बंगाल से थोड़ा आ जाते हैं राष्ट्रीय राजधानी की तरफ। वहां जो लड़ाई चल रही है वो तो डेमोक्रेसी की लड़ाई चल रही है। चुनाव हुए, मतदान होने के बाद रिजल्ट आए, सरकार बन गई। यहाँ लेकिन एनसीआर में एक इकोसिस्टम है जो स्वीकार नहीं कर रहा है
वो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव नहीं हुआ। आजकल एक बहुत पुराने संपादक जी हैं, वो यात्रा करके लौटे हैं, उन्होंने आर्टिकल छाप दिया है। और एक नया चलन शुरू हुआ है सर, लुटियन जोन में पॉडकास्ट की परंपरा शुरू हो गई है। उसमें जाने माने प्रोफेसर, जाने माने लॉयर, पूर्व जज, ये सब इकट्ठे होकर के ये कह रहे हैं कि भारत में जनतंत्र बिल्कुल खतरे में है और पश्चिम बंगाल जो है लास्ट नेल इन द कॉफिन था। आवाज आ रही है आशुतोष जी? जी बिल्कुल आ रही है सर। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वो तो एक बहुत बड़ा लोकतंत्र को प्रशस्त करने की एक कदम था। कश्मीरी पंडित आज तक कश्मीर नहीं जा पाए, वो भी लोकतंत्र और एक तरीके से संविधान को मजबूत करने की क्रिया थी। इन पाखंडी दिमागी तुच्चों को, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट लोग, ये इनकी बातें अगर हम न सुने या इनके पॉडकास्ट को हम न आगे फॉरवर्ड करें, तो मैं समझता हूं कि देश और समाज के ऊपर बड़ी कृपा होगी। आप ही देख ले, 2-4 लोग हैं, मैं नाम भी गिना देता हूं, प्रशांत भूषण साहब, आरफा खानम साहब, और हमारे कपिल पूर्व सिब्बल इलेक्शन साहब, आजकल कपिल सिब्बल शुरू किए हैं। कपिल सिब्बल साहब शुरू किए हैं। तो ये कहते हैं कि लेफ्ट लिबरेंडो, सूडो सेकुलरिस्ट, खान मार्केट गैंग, इन लोगों को ये मिलता है कि एक तरीके से बौद्धिक एक ऊंचाई मिल जाती है कि हम अपने आप को ही, इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम, अपने आप की निंदा करो, अपने देश की निंदा करो, अपने संविधान की आलोचना करो और दूसरे के ऊपर। दिल्ली में जो दंगे हुए थे और आईबी के अफसर को चाकू मारा था और जिस तरीके से अत्याचार दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पे हुआ था, वो बहुत ज्यादा मजबूत था। क्या आपको मालूम है कि उन दंगों के पहले किसके घर पे मीटिंग हुई थी जिसमें शर्जील इमाम आए थे? प्रशांत भूषण के घर पे, ये चोट्टों के घर पे। ये तो कहिए खुशकिस्मत है कि यहां पर है। मैं ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर जाके पूछताछ क्यों नहीं की थाने में लाके? आपकी मजबूरी क्या थी? बाद में दिल्ली दंगा हुआ, वो आपके घर में बैठ के क्या बैठक कर रहे थे? सत्यनारायण की कथा तो हो नहीं रही थी, सुंदरकांड का पाठ तो हो नहीं रहा था। दूसरी चीज, इन लोगों के ऊपर आपने बिल्कुल सही कहा, पश्चिम बंगाल में आपने तो 23 लाख वोटरों को बाहर कर दिया। 23 लाख वोटरों को नहीं, जो चीज सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनकी मॉनिटरिंग में हो रही, आप लोगों के गिरोह ने पूरी कोशिश कर ली कि हमारे जजेस को, जिसमें एक महिला जज भी थे, उसके बच्चे को आपने बंधक बनाया। और इस छोटे जहांगीर खान ने कहा कि हमने बंधक थोड़ी बनाया, हमने खाना और पानी जाने दिया। वो भी अराजकता आपने देखी थी 4 मई के पहले, जिस तरीके की तूफान बदतमीजी गुंडागर्दी होती थी, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। जिस तरीके की मॉब लिंचिंग कर, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्या वहां पे 3 लाख फोर्स नहीं लगाने चाहिए थे? जिस तरह का गुंडागर्दी का आलम था, तो क्या करना चाहिए था? थाली में आरती उतारनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था? 3 लाख का फोर्स नहीं, वहां पे लगनी चाहिए थी और ज्यादा फोर्स। आपने 3 लाख में मैनेज कर लिया, ये हमारी फोर्सेस की काबिलियत है। लेकिन जैसा होता है रोगी, जैसा होता है रोग, वैसा होता है इलाज। इलाज भी आपने कई तरह का देखा होगा। आप आए भाई, ये अच्छा ठीक है, हल्का से ये होम्योपैथिक गोली आप खाओ, जाओ घर जाओ, और ज्यादा है तो लाल दवा बैंडेड लगा दो। और दूसरा भाई जाकर के 8 सर्जन आएंगे के अंग भंग कर देंगे, कह देंगे क्योंकि एक बदन सड़ गया था आपका, तो चीज हमको एम्पुटेट करना पड़ता है। ये तो डिपेंड करता है रोग और रोगी के ऊपर। इसका निर्णय तो देश काल और अवस्था करेगी, आप नहीं करेंगे इसका कि कितनी फोर्स जाएगी कितनी नहीं जाएगी। ये चाहते हैं कि वहां पे बूथ कैप्चरिंग होती रहे, वो चाहते हैं कि मनमाने तरीके से गुंडई। ममता के टाइम में आरजी कार की आलोचना करने वाले हाथरस तो सब पहुंच गए थे इन्वेस्टिगेशन को डिटेल करने के लिए। आरजी कार के बारे में ये जितने भाई बहन थे ना, इन भाई बहन की जोड़ी,